चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर है। होमगार्ड की हत्या मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। होमगार्ड जवान भवानी सिंह का पोस्टमार्टम होगा। हत्या मामले में मंडावर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कल बजरी माफिया ने होमगार्ड जवान की हत्या कर दी थी। ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बजरी माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टीम गई थी। 26 जुलाई को भी खनन माफिया ने होमगार्ड जवान की हत्या की थी। तो यह बड़ी खबर है। बजरी माफिया हिचक नहीं रहे, डर नहीं रहे, उनमें किसी तरह का खौफ नहीं है। वो खुलेआम माफियागिरी पर उतारू हैं, गुंडागर्दी पर उतारू हैं। और अगर टीमें कार्रवाई करने जाती हैं तो बजरी माफिया वहां से भागते नहीं हैं, उल्टा हमला करते हैं, पलटवार करते हैं। टीमें भी शायद अधूरी तैयारी के साथ जाती हैं, इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नजर नहीं आती और इसीलिए बजरी माफिया लगभग हर बार एक खुला चैलेंज उछालते हुए कानून की नजरों से छिप जाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला होमगार्ड हत्या मामले में। कल बजरी माफिया ने होमगार्ड जवान की हत्या कर दी थी। ट्रैक्टर से कुचलकर होमगार्ड के जवान का खुलेआम मर्डर कर दिया था और कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी। आज होमगार्ड के जवान का भवानी सिंह का पोस्टमार्टम होगा। कोई कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस पर कोई सूचना नहीं थी, वो अपने स्तर पे कर रहे थे और सूचना मिली कि अस्पताल में कोई व्यक्ति घायल होकर आया है, जो खनिज विभाग की टीम का है, जो ट्रैक्टर से गिरना बताया है। अवैध खनन में बजरी की चेकिंग के लिए टीम गई हुई थी। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए थे। उनको पुलिस की इमदाद की सहायता से उनको थाने पहुँचा रहे थे। तो कुछ गांव वालों ने एक ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर जवान को धक्का दे गिरा दिया गया और उसके क्या नाम है एक्सीडेंट हो गया, सीरियस हो गया, उसको 200 हॉस्पिटल रेफर किया गया। नहीं, काफ़ी ये एक दुखद घटना है कि हमारी माइनिंग की टीम कार्रवाई कर रही थी अवैध खनन में। ये रसीदपुरा एरिया में मंडावर थाना जो पड़ता है, तो वहाँ पे कार्रवाई कर रही थी। तो 3 ट्रोले इन्होंने पकड़े और इनको जब्त करके ला रहे थे। तो भगवान सिंह नामक होमगार्ड जी जो साथ में थे, उनके ऊपर हमला किया लोकल स्थानीय लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दौसा लाए गए आफ्टर इंजरीज। यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने इनको मृत घोषित किया हुआ है। और होमगार्ड जवान के मर्डर के बाद न्यूज 18 राजस्थान ये बड़े सवाल पूछ रहा है प्रशासन से, कानून व्यवस्था संभालने वालों से कि बेलगाम खनन माफियाओं पर आखिर कार्रवाई कब होगी। खनन माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, भाग नहीं रहे, पलटकर जवाब दे रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। कब इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर उन पर कार्रवाई की जाएगी? 2 महीने में दूसरी हत्या, और कितना चैलेंज चाहिए? आखिर कार्रवाई कब करोगे जनाब? खनन विभाग को पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं है? यह बड़ा सवाल है। बेलगाम बजरी माफिया का हमदर्द कौन है? देखिए, गाहे बगाहे इस तरह की खबरें सामने आने के बाद मिली भगत की बातें हवाओं में तैरने लगती है और इसलिए यह सवाल बेहद बड़ा हो जाता है कि वो कौन है जो हमदर्द है बेलगाम बजरी माफियाओं का। माफिया पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? दौसा एकमात्र जिला नहीं है जहां अवैध बजरी खनन चल रहा हो, जहां पर बजरी माफिया बेखौफ हो। प्रदेश के कई जिलों में बजरी माफियाओं ने आतंक फैला रखा है, आतंक मचा रखा है, खुलेआम गुंडागर्दी नजर आए हैं। पहली बार नहीं है जब बजरी माफिया या उनके गुर्गे प्रशासन पर हमला कर बैठे हो। पहली बार नहीं है जब बजरी माफिया और उनके गुर्गे मर्डर कर बैठे हो। और यह पहली बार नहीं है जब कोई टीम
आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंची और हतप्रभ रह गई। उन्हें लगा था कि बजरी माफिया, उनके गुर्गे, उनके सहयोगी उन्हें देखकर फरार होंगे, अफरा तफरी मचेगी, हो सकता है कुछ ट्रैक्टर, ट्रॉलियां या ट्रक जब्त कर लें। लेकिन अमूमन कार्रवाइयां ऐसी ही होती हैं, ट्रक जब्त हो जाते हैं लेकिन बजरी माफिया के गुर्गे फरार हो जाते हैं। और कई जगह ऐसी है जहां पर बजरी माफिया के गुर्गे फरार होने से पहले पलटवार पर उतारू होते हैं। आखिर यह हौसला क्यों है उनमें? क्यों उस हौसले का दम नहीं तोड़ा गया? क्यों उस हौसले को किसी सरकारी गाड़ी के टायर के नीचे नहीं कुचल दिया गया? तो ये वो बड़े सवाल हैं जो न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार पूछ रहा है। आखिर बजरी माफिया इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? अगर कानून का राज है और कानून से अपराधी खौफ खाते हैं तो फिर बजरी माफिया इस तरह का पलटवार कैसे कर पा रहे हैं? दौसा एकमात्र जिला नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी बजरी माफियाओं ने फरार होने से पहले पलटवार किया, कार्रवाई करने आई टीम पर हमला बोला और टीम में शामिल किसी न किसी शख्स का बेरहमी से मर्डर कर दिया। आखिर इतना हौसला उनमें आ क्यों रहा है? कहीं दबी जुबान में जो लोग चर्चाएं करते हैं, चाय की ठेलियों पर नाश्ता करते हुए, जो परिवार इस तरह की खबरों को अखबार में या न्यूज चैनल पर देखते हैं, वो आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें संरक्षण प्राप्त है, कोई ना कोई है जो इनका हमदर्द है। उन बातों को बल मिलता है। बॉर्डर होमगार्ड को दौसा में बजरी माफिया ने मारा। 26 जुलाई को भी बॉर्डर होमगार्ड के जवान की हत्या की थी। टोंक, धौलपुर, करौली, कोटा, दौसा, ये संवेदनशील जिले हैं। कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि इस जानकारी का करें क्या? क्या इस जानकारी का अचार डालें जब कार्रवाई करने जाएं और हमला हो जाए? कोटा में भी पुलिस और वन विभाग की टीमों पर हमला हुआ। 2016-2017 में इटावा में 2 कांस्टेबल्स पर जानलेवा हमला हुआ। 2019 में इटावा में ही वनकर्मी पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और जयपुर से सहयोगी अरबाज अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दुस्साहस किया है बजरी माफियाओं ने। आशीष, दुस्साहस किया है, क्या इसका जवाब देने के लिए प्रशासन और कानून व्यवस्था मुस्तैद नजर आ रही है? क्या इस चैलेंज को स्वीकार करती दिख रही है? साहस किया है बजरी माफियाओं ने, और जो पुलिस हर बार जो कार्रवाई करती है वही एफआईआर दर्ज करना, और जब मीडिया कर्मी जवाब मांगते हैं तो सिर्फ इतना सा जवाब देना कि पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे घटना को 24 घंटे बीतने को है, लेकिन अभी तक जो बजरी माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। और जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसमें जो मेजर जीप में सवार होकर 3-4 लोग आए थे, जो ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था, ये बॉर्डर होमगार्ड का जवान, इसके साथ मारपीट की गई थी। इसको ट्रैक्टर से नीचे फेंक दिया था और इसको कुचल दिया था, जिसके बाद इसको गंभीर अवस्था में दौसा जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इसकी मौत थी। आज इसका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई और इन बजरी माफियाओं पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। आखिर हर बार ये बजरी माफिया सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को निशाना क्यों बनाते हैं, आम जनता को भी ये निशाना बनाते हैं। जब अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हैं तो दुर्घटनाएं भी काफी होती हैं। इसका उदाहरण भी है, दौसा के लालसोग में कुछ पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में हर बार ये बजरी माफिया अपने बेखौफ अंजाम देते नजर आते हैं। नहीं, लेकिन आशीष, मैं कहना चाहता हूं कि 26 जुलाई को नींद से जाग जाए प्रशासन, ऐसी घटना हुई, चैलेंज उसी वक्त स्वीकार कर लिया जाना था ताकि 17 सितंबर तक आते आते बजरी माफियाओं का हौसला टूटता। लेकिन 17 सितंबर को क्या हुआ? बजरी माफिया फिर उसी दुस्साहस के साथ नजर आए और फिर वही घटना को अंजाम दे दिया जो कि 26 जुलाई को दिया था।
बिल्कुल अभी 2 माह भी इस घटने को पूरा नहीं हुए हैं। 2 माह पूर्व जो दौसा और अलवर की सीमा पर बलदेवगढ़ वन चौकी क्षेत्र है, जहां पर केवल सिंह नाम का बॉर्डर होमगार्ड का जवान एक अवैध पत्थर से भरी ट्रॉली को रोकने का प्रयास कर रहा था, तो उसको कुचल दिया और जो श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला था उसकी भी मौत हो गई। ऐसे में 2 माह से भी कम समय में दौसा के आसपास के क्षेत्र में 2 बॉर्डर होमगार्ड के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के पास अभी तक कोई इसका जवाब नहीं है। और सिर्फ जवाब है तो इतना सा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई अभी तक ना तो हुई और ना कोई अभी तक ठोस कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया जा रहा है। अरबाज, मैं आपके पास आ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रशासन ने ये मान लिया है कि बॉस हमारे बस की बात तो नहीं है, इसलिए छोटी मोटी कार्रवाइयां करते रहो, एक टीम लेकर जाओ, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ लो, कुछ ट्रक पकड़ लो, उस दौरान हो सके तो कोई छोटे लेवल के प्यादों को पकड़ लिया जाए जिनके पास सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन खास होती नहीं है। शायद इतने में ही मेजॉरिटी कार्रवाइयां इसी के आसपास सिमट कर रह गई हैं। उसके ऊपर जब भी कार्रवाई करने की कोशिश हुई है वो इतनी आधी अधूरी तैयारियों के साथ कि बजरी माफिया पलटकर फिल्मी स्टाइल में खौफ फैला देते हैं टीमों के अंदर, टीम के सदस्यों में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने स्वप्निल। देखिए फिल्मी अंदाज में कार्रवाई होती है, मतलब आपने देखा होगा कि कोई बड़ा खलनायक फिल्मों के अंदर इतना कठोर दंड देता है पूरी पब्लिक के सामने कि एक मैसेज जाए जिससे डर लोगों के दिलों के अंदर तक बैठ जाए। और ये सिस्टम और सरकार के खिलाफ एक डर है कि एक बॉर्डर होमगार्ड को न सिर्फ ट्रैक्टर से फेंक दिया जाता, बाकायदा कुचल दिया जाता है। और सिर्फ बॉर्डर होमगार्ड ही नहीं, 29 जुलाई को जो सवाई माधोपुर है वहां के खंडार में अगर आप देखें तो वहां पर जो एसडीएम है उसके ऊपर कार चढ़ा दी इसी तरह के बजरी माफिया ने। और राजसमंद में एक पिछली घटना आई थी जिसमें जो बजरी माफिया ने ज्यादा खनन किया था, जिस पर किसानों ने शिकायत दर्ज कर तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ऐसे ही धौलपुर में आप बात चाहे देखें, चाहे हमारे सहयोगी आशीष अभी बता रहे थे जो केवल सिंह वाली घटना थी अलवर बॉर्डर के पास में, ये लगातार घटनाएं होती रही हैं। मैं लगातार देख रहा हूं, आप देखिए पिछले 5 साल में कम से कम 4 वनकर्मी ऐसे हैं जिनको मैंने जान गंवाते हुए देखा है बजरी खनन को रोकने के लिए। और जयपुर के बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ अगर टोंक के पास में देखा जाए तो यहाँ पर बनेटा से लेकर के टोंक के आसपास के जो बनास के इलाके, यहाँ पर दादागिरी चलती है कि आप अगर कोई भी रुकावट उनके मामले में दर्ज करने की कोशिश करते हैं तो आप चाहे एसडीएम हो, आप चाहे होमगार्ड हो, आप चाहे वन विभाग से ताल्लुक रखते हो या फिर खनन विभाग से ताल्लुक रखते हो, बजरी माफिया आपके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करता है कि आप तौबा कर लेते हो। बहुत ज्यादा मीडिया में मसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में लगी रोक को लेकर के सवाल उठाया जाता है, तो एक छोटी मोटी कार्रवाई कर दी जाती है। अभी भी आप देखिए कि स्थिति यह है कि विभाग खनन विभाग अगर देखें तो राजस्थान के अंदर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन लगा करके तैयारी कर रहा है कि मॉनिटरिंग की जाए ताकि लोगों को नुकसान कम हो। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आप देखिए स्वप्निल, पिछले 3 साल के अंदर 172 करोड़ रुपए सिर्फ खनन विभाग ने जुर्माने से वसूले थे। वो भी अभी हाल ही में तस्वीरें दिखाई किस तरह से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं, बहरे नहीं है, सुनाई देता है, ठीक है, खोदे जा रहे हैं, ट्रकों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भरा जा रहा है खनन करके। ऐसा नहीं है कि अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारियां अगर आ भी रही है, मान लो कि मैं मान लूं कि आपकी मुखबिर का तंत्र बेहद मजबूत है और आप तक हर जानकारी पहुंच जाती होगी, आप ड्रोन से हर कुछ देख लेते होगे, फिर उस जानकारी का आप अचार डालते हो। देखिए ये बात बिल्कुल अलग है क्योंकि जानकारी मिलती है, जितना नेटवर्क सॉलिड डिपार्टमेंट्स का है उससे ज्यादा सॉलिड जो नेटवर्क है खनन माफिया का। यहाँ जब ये कार्रवाई के लिए थानों से और विभागों से इनकी जीप निकलना शुरू होती है उससे पहले खबर पहुंच जाती है वहां पर जहां पर खनन हो रहा होता है और वो अपने ज्यादातर 90% व्हीकल्स निकाल देते हैं। ये तो वो लोग होते हैं जो बिना ऑर्गेनाइज क्राइम के बाहर खनन करते हैं और कभी कभार एनकाउंटर हो जाता है तो उस तरह की घटनाओं को पता है। आप बिल्कुल सही एक जो आपने सवाल उठाया था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं है राजस्थान के अंदर कि इतनी दादागिरी से ये खनन माफिया ऑपरेट कर सके और इतने खुले दुस्साहस कर सके जिसमें जो किसी की जान को उसको फर्क ना पड़ता। और ये जो डिपार्टमेंट है तमाम लोग वो देख रहे हैं कि ये घटनाएं लगातार राजस्थान में हो रही है, चाहे राजसमंद में हो, चाहे सवाई माधोपुर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे धौलपुर में हो, चाहे अलवर में हो, चाहे जयपुर में हो। इन घटनाओं का बढ़ना
एक बड़ा सवाल है कि आपने पिछले 3 साल में जो 30,000 वाहन जब्त किए हैं, असल में उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए थी। जो जुर्माना 172 करोड़ आपने वसूला है, असल में उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में जो आप जवाब दे रहे हो वो कार्रवाई आप जमीन पर क्यों अमल में नहीं ला रहे हो कि आपका डर खनन माफिया हो, ना कि खनन माफिया का डर आपके जहन में बैठ जाए। तो ये एक बड़ी तस्वीर है, बड़ी स्थिति है जिसमें जो हालात है बदलने के लिए बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत। बातें करने से कुछ नहीं होगा। एक होमगार्ड अपनी जान गंवा देता है जो कि बहुत निचले स्तर पर अपनी बहादुरी दिखा करके कोशिश करता है कि वो जो खनन माफिया का ट्रैक्टर है जिसका जुर्माना पिछले दिनों 25,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई थी। खनन माफिया को पता था कि 25,000 के बजाय 1.5 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ऐसे में जैसे तैसे हो सके इस जो ट्रॉली को है हथिया लिया जाए, वापस इस बॉर्डर होमगार्ड को नीचे फेंक दिया जाए और कोई सबूत ना रहे इसके लिए इसको कुचल दिया जाए। इतना दुस्साहस ठीक नहीं है किसी स्टेट के अंदर। आशीष, दौसा में हमारे सहयोगी आशीष, उनसे बात करना चाहता हूं। आशीष, मैं ये कह रहा हूं सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटी जा रही है, आज क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल, आज जैसे एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद में अब पुलिस का सिर्फ एक ही जवाब है कि हमने टीमें बना दी हैं, रवाना कर दी हैं और दबिश दे रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई क्योंकि एक बॉर्डर होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। ऐसे में पुलिसकर्मी चाहते तो उन जो आरोपी हैं बदमाश उनको अब तक अपने गिरफ्त में ले चुके होते, लेकिन अभी भी पुलिस सिर्फ एक ही जवाब दे रही है कि हम लगातार दबिश दे रहे हैं और जो बजरी माफिया है वो अभी पुलिस से दूर है। बजरी माफिया कोई एक नहीं है, एफआईआर में करीब 8 से 10 के लोगों के नाम लिखे गए हैं। ऐसे में एक भी बजरी माफिया अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, ये बड़ा सवाल उठाता है। और ऐसा नहीं है कि ये दौसा में पहली घटना हुई है, दौसा में कई घटना हो चुकी। कुछ वर्ष पहले मंडावरी में भी एक पुलिस के एएसआई को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था। हाल ही में 3 महीने पहले भीलवाड़ा जिले में भी एसडीएम को कुचला गया था। ऐसे में कई घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में और दौसा जिले में होती रहती है और ये बजरी माफिया यहाँ पर बेखौफ और दादागिरी करते हैं, जिसका उदाहरण आशीष और अरबाज, मैं आप दोनों के साथ ही दर्शकों को भी ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये बात इसकी सरकार या उसकी सरकार की हो। 2018 में विधानसभा चुनावों से पहले कोर्ट ने तंज कसा था प्रदेश सरकार और प्रशासन के ऊपर। यह कहा था कि अगर यहां पहाड़ था तो गया कहा, क्या हनुमान जी ले गए? इससे गहरा तमाचा और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन वही ढाक के 3 पात। आज हम उसी खबर पर लाइव कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रदेश में बजरी माफिया पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। अभी मैंने कुछ ही देर पहले कहा, एक बार फिर सांप निकल गया और लाठियां पीटी जा रही हैं। देखना होगा ये तैयारियां क्या रंग दिखाती हैं। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ड्रोन से निगरानी करेगा। चंबल और बनास के संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन के जरिए फोकस किया जाएगा, निगहबानी की जाएगी इन ड्रोन के जरिए। लॉकडाउन के दौरान अवैध बजरी खनन के केस बढ़ गए हैं, ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है, ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची है। रोकने पर बजरी माफिया की ओर से हमले के मामले भी बढ़ गए हैं। माफिया के खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ एक्टिव किया जाएगा। ड्रोन से अवैध खनन का रिकॉर्ड सीधे एसीएस को अभियंता भेजेंगे। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 15 मिनट में 1 करोड़ की लूट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सवाल यह है कि क्या मरुधरा में मजाक चल रहा है? हनुमानगढ़ की यह खबर देखिए, संगरिया से यह बड़ी खबर है। बैंक के सामने खड़ी वैन में लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। 1 करोड़ रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। वैन चालक और गार्ड को बैंक में बंधक बना दिया, बंद कर दिया। बैंक मैनेजर की कार में जो रकम थी ली और फरार हो गए। हरियाणा के डबवाली में वो कार खड़ी मिली। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 15 मिनट, महज 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और इस बात को नोट कीजिए कि कितने इत्मीनान से, आराम से लुटेरे चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और लूट की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। 15 मिनट में 1 करोड़ लूटे और फरार हो गए।
अब आपको इस तरह की तस्वीरों के लिए किसी साइंटिफिक फिक्शन या हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस पूरी मूवी आपके सामने लाकर रख देते हैं और फिर गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। राजू रामगढ़िया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजू, क्या निष्कर्ष निकाला है सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने? जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें जो 3 संदिग्ध नजर आ रहे हैं और पुलिस ये मान के चल रही है कि जो लूट है वो इन्हीं के द्वारा की गई है। और रात को जो कार थी वो हरियाणा के डब्बवाली में बरामद हो चुकी है। और चूंकि पुलिस का पहले भी कहना था कि जो लुटेरे हैं वो सीमावर्ती पंजाब या हरियाणा राज्य के हो सकते हैं, ऐसे में कार वहां मिली है तो पुलिस जो है हरियाणा में ही अपना जो भी तलाशी अभियान है या जो भी टीमें वहां गई हुई हैं, वहां ये बात की जांच चल रही है कि क्या लुटेरे यहीं के हैं या यहाँ से पंजाब चले गए, क्योंकि डब्बवाली भी पंजाब के बॉर्डर पर है। मगर सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो है कि इसमें जो बैंक कर्मी है उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। क्योंकि पहले वैन जो है लूट के ले जाने की बात, फिर कार में पैसे ले जाने की बात, अब ये बात की स्ट्रांग रूम में बंद करके और 1 घंटे तक बंधक रखा गया, फिर लूट हुई, जबकि पुलिस मान रही कि 1 घंटे तक बंधक रखा ही नहीं गया। तो कुल मिला के पुलिस जो है लुटेरों को, अगर पुलिस को तमाचा महसूस हुआ होगा राजू, तो वो जल्द से जल्द केस सॉल्व करेंगे, नहीं तो केस सॉल्व होते होते सॉल्व होगा। लेकिन एक अहम सवाल और जो रह जाता है कि मान लीजिए बदमाश हरियाणा या पंजाब की ओर भाग गए, तो बॉर्डर एरिया पर तो वैसे भी सिक्योरिटी होती है, वैसे भी नाकेबंदी है। कोरोना काल में तो और नजर रखी जा रही है कि भाई वहां से यहां कौन आ रहा है, हमें उसे क्वारंटीन पे रखने के लिए उसके हाथ पर या मुहर लगानी है। ये तो बॉर्डर इलाके पर इतना तो हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें भी चूक है। बिल्कुल निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जो संगरिया के पास में चौटाला बॉर्डर है और ऐसी 2-3 लूट हो चुकी है। कल ही संगरिया में सुबह भी 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी एक ई मित्र संचालक से, और उसके बारे में अंदाजा है कि वो हरियाणा की तरफ भागा है। तो चूंकि हरियाणा को जाने के रास्ते संगरिया से 2-3 है, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि बॉर्डर पर सुरक्षा रहती है। और ऐसे में जो है इतनी बड़ी लूट और एक दिन में 2 लूट और दोनों का इस तरह से हरियाणा में जाना कहीं ना कहीं लापरवाही नजर तो आ रही है। वही पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल ये भी सामने आ रही है कि बैंककर्मी जो बार बार बयान बदल रहे हैं, पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पा रही। नहीं, बयान बदल रहे हैं तो थोड़ा डिफाइन करेंगे राजू, पहले क्या कहा फिर क्या कह रहे हैं? पहले यह कहा गया था कि वैन जो है पैसों से भरी वैन लूटी गई। उसके बाद में यह बात हुई कि कार जो है बैंक मैनेजर की कार में पैसे लेकर गए, और इसके बाद में अब बात यह सामने आई है उनके द्वारा कि स्ट्रांग रूम में घुसकर हमें बंधक बनाया गया और स्ट्रांग रूम से पैसे लेकर गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि बैंक में गार्ड होता है और उस समय कोई गार्ड भी मौके पर नहीं था। नहीं, पर ये मुझे ऐसा लगता है कि रात के किसी वक्त की तस्वीर है राजू, इसलिए पूछ रहा हूं, बैंक मैनेजर की कार बैंक के बाहर कर क्या रही थी? जी बिल्कुल, यही तो सवाल है कि बैंक का चूंकि लेन देन का समय जो है वो शाम को खत्म हो जाता है, रात के समय इतनी बड़ी रकम होना, बैंक कर्मियों का मौजूद होना, बैंक के गार्ड का ना होना और कार बाहर खड़ी होना, ये सारे तमाम ऐसे जो है सवाल है जिनको ढूंढने में पुलिस लगी है। और कहीं ना कहीं पुलिस इसीलिए मान रही है कि बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। जी अच्छा, बहुत ज्यादा चेहरा छुपाने की कोशिश इन 3 लोगों ने या इन लुटेरों ने नहीं की है। जितना तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो काफी इत्मीनान से भी नजर आ रहे हैं, जिससे ये लगता है कि या तो उन्होंने प्लानिंग पहले ही बहुत पुख्ता कर ली थी रैकी कर कर, और नहीं तो फिर अंदर की मिलीभगत होगी। लेकिन जितना भी चेहरा नजर आ रहा है, क्या उसके आधार पर पुलिस ये कह पा रही है कि इनमें से इनकी हिस्ट्री है, क्राइम की हिस्ट्री है, इनकी किसी तरह की हिस्ट्री शीट है? जी पुलिस का तो ये कहना है कि ये 3 लोग जो है ये संदिग्ध हैं और पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कौन है। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से आराम से वो बैंक के बाहर घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से रैकी तो इन्होंने पहले करी है। और ये बात भी बिल्कुल सही हो सकती है कि कहीं ना कहीं बैंक कर्मियों की मिली भगत भी हो सकती है, जो बड़ी आसानी से और इतनी बड़ी रकम बड़ी आसानी से लेकर जाना और दूसरे राज्य तक पहुंच जाना, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो तमाम सवाल है ये खड़े हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया राजू तमाम बातचीत के लिए। और एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पुलिस की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 बजे यह समीक्षा बैठक होनी है। वीसी के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में रेंज आईजी होंगे, सभी जिलों के एसपी होंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहेंगे, जिनके साथ समीक्षा होगी जिलेवार अपराध की स्थिति पर, मंथन होगा, एक्शन प्लान पर समीक्षा होगी।
जब पहला लॉकडाउन लगा था उस वक्त क्राइम में भारी गिरावट आई थी और तब अगर किसी तरह का और सिस्टम डेवलप किया जाता होता तो आज तस्वीरें जुदा होती। लेकिन अनलॉक 1 के साथ अपराध मानो अनलॉक होता चला गया। कुछ इस तरह से यह लॉक खुला है कि वापस बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री आज 12 बजे समीक्षा करेंगे, जिसमें जिलेवार क्राइम की स्थिति, लॉकडाउन और अब अनलॉक, उसके बाद किस तरह की बदलाव क्राइम को लेकर के आए हैं और जिस तरह अलग अलग जिलों में वारदातें बढ़ी है उसको लेकर के पूरा रिव्यू भी किया जाएगा। साथ ही पुलिस की जो भूमिका है कोविड कंट्रोल में, उसका भी रिव्यू साथ में किया जाएगा, क्योंकि पूरे कोरोना काल में हमने देखा है कि लॉ इन्फोर्समेंट में और हेल्थ प्रोटोकॉल के पालन में पुलिस की बड़ी भूमिका है। कानून व्यवस्था के साथ साथ जो हेल्थ वॉरियर के साथ में मिलकर के जिस तरह का काम पुलिस ने किया है उसको आगे किस तरह से करना है, तो भविष्य का जो रोड मैप है कोविड को लेकर के, उसमें पुलिस की भूमिका को लेकर के उसका भी रिव्यू इस बैठक में किया जाना है। इसके अलावा बहुत सारे जिलेवार जो अपराध हैं उनको लेकर के भी इस पूरे बैठक में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है उसमें जिलेवार इसमें रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय बाद कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस का जो रिव्यू है वो किया जा रहा है। तो काफी कई फैसले भी इसमें जो रिव्यू बैठक है इसमें होने की उम्मीद है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात भाया पर सियासत की।